प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। और ये जो मेरी वीडियो है ये 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 13.3 प्रश्नावली 13.3 जो कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, उसका वीडियो पार्ट 1 है। तो इससे पहले कि आप ये वीडियो शुरू करें, आप YouTube पे जाइए, समीरू ठाकुर सर्च कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलती रहे। कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो ये जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, इसमें हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाला एक धातु का एक गोला है, इसको गर्म करके पिघलाते हैं और एक बेलन बना देते हैं इसका। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि इसको पिघला के बेलन बनाया जा रहा है तो इन दोनों का आयतन क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो इन दोनों का आयतन बराबर है तो हम ऊंचाई यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए धातु के गोले की जो त्रिज्या है वो है 4.2 सेंटीमीटर, और उसको हम छोटे आर से ले रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बेलन की त्रिज्या जो है वो बड़ा आर ले लिया हमने, वो 6 सेंटीमीटर है। अब माना बेलन की जो ऊंचाई है जिसे हम निकालना चाहते हैं वो है h सेंटीमीटर। और अब हम जानते हैं कि इन दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो इन दोनों का आयतन क्योंकि बराबर है तो गोले का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के बराबर। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन की त्रिज्या जो है वो ज्यादा बड़ी है इसलिए मैंने बड़ा आर यूज किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें h निकालना है। h निकालना है तो हमें h लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे उसको। इसीलिए हम अदला बदली कर लेते हैं इन इक्वेशन, मतलब समीकरण में। पाई आर स्क्वायर एच को इस तरफ ले जाते हैं और 4/3 पाई आर क्यूब को इस तरफ ले जाते हैं। तो आपके पास समीकरण बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब। और अब देख सकते हैं इस तरफ भी पाई है, दूसरी तरफ भी पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आपके पास समीकरण बच जाएगा आर स्क्वायर एच बराबर है 4/3 आर क्यूब। अब एच कैलकुलेट करने के लिए हमें आर स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा, तो एच आ जाएगा आपके पास 4/3 आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब हमने मान इसके पुट करने हैं, तो एच आ जाएगा 4/3 आर क्यूब। आर हमें 4.2 दिया है तो 4.2 3 बार गुणा कर दिया, और बड़ा आर हमारे पास 6 है तो 6 गुणा 6 कर दिया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 से आप देख सकते हैं कि 3 से 4.2 कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1.4। और वैसे ही ये जो 6 है, 6 से भी 4.2 कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 0.7। और दूसरे 6 से भी 4.2 कट जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 0.7। तो अब आपके पास बच गया 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7, और इन सबको आप आपस में गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई अतः ऊंचाई है 2.744 सेंटीमीटर उस बेलन की। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों, धातु के 3 ठोस गोले हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, उनको पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए इस बड़े गोले की त्रिज्या r है, तो हम जानते हैं कि इन दोनों का आयतन क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि इन 3 गोलों को पिघलाकर ये बड़ा गोला बनाया गया है। तो पहले गोले की त्रिज्या हम r1 मान लेते हैं जो कि 6 सेंटीमीटर है। दूसरे गोले की त्रिज्या r2 8 सेंटीमीटर, तीसरे गोले की त्रिज्या r3 10 सेंटीमीटर, और माना नए गोले की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। तो अब हम जानते हैं कि इन दोनों का आयतन बराबर होगा, मतलब इन 3 गोलों का आयतन और इस बड़े गोले का आयतन बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार 3 ठोस गोलों का आयतन बराबर है नए गोले का आयतन। अब 3 ठोस गोलों का आयतन क्या आएगा, इनकी त्रिज्या r1 है तो 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब,
और बड़े गोले का जो आयतन आएगा वो आएगा 4/3 पाई बड़ा आर और क्यूब। अब 4/3 पाई देख सकते हैं आप, यहां पर कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, और इस तरफ रहेगा 4/3 पाई R क्यूब। और आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी 4/3 पाई है, दूसरी तरफ भी 4/3 पाई है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास समीकरण बच जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बराबर है R क्यूब। अब आप R1 R2 R3 की वैल्यूज पुट कर लें तो R1 6 है, इससे पहले R क्यूब को इस तरफ ले आए तो R क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। अब R1 R2 R3 की वैल्यूज पुट कर दें तो आ जाएगा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216, 6 छिके 36 छिके 216। 8 का क्यूब होता है 8 8 64 8 512 और 10 का क्यूब होता है 10 10 100 1000। अब इनको आपस में आप जमा कर लीजिए, जमा करने पर आ जाएगा 1728। अब 1728 का आप 1728 जब R कैलकुलेट करेंगे तो R आ जाएगा 1728 का घनमूल। तो घनमूल कैसे निकालते हैं ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि हम इसके गुणनखंड बनाएंगे और गुणनखंड बनाने के बाद ये 3 इकट्ठे लेंगे, 3 करके इकट्ठे लेंगे और 3 करके इकट्ठे लेने के बाद इनको गुणा कर देंगे, 2 दूने 4 3 12, तो R आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब बड़े गोले की जो त्रिज्या आएगी वो 12 सेंटीमीटर आएगी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। तो कुआं किस तरह का कुआं होता है, कुआं होता है बेलनाकार, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। तो चबूतरा क्या होता है, चबूतरा बेसिकली घनाभ है, तो इस तरह का घनाभ बनाया गया है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ऊंचाई क्या करनी है, इसकी ज्ञात करनी है। तो जैसे आप जानते हैं क्योंकि इसकी मिट्टी से ही ये बना है तो जो मिट्टी का आयतन होगा वही इस चबूतरे का आयतन होगा। तो इस तरीके से हम H को कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। तो कुएं की त्रिज्या छोटा r ले लेते हैं हम, तो त्रिज्या कितनी आएगी, व्यास का आधा, व्यास 7 मीटर है तो त्रिज्या आ जाएगी 7/2 मीटर। कुएं की गहराई दी है हमें 20 मीटर, चबूतरे की लंबाई दी है हमारे पास 22 मीटर और चबूतरे की चौड़ाई दी है 14 मीटर, और हम मान लेते हैं कि चबूतरे की ऊंचाई है वो h मीटर है। तो अब इन दोनों का आयतन क्योंकि बराबर होगा तो प्रश्नानुसार चबूतरे की मिट्टी का आयतन बराबर है कुएं की मिट्टी का आयतन। तो चबूतरे की मिट्टी का आयतन कितना होगा, चबूतरा क्योंकि घनाभ है तो LBH, और कुएं की मिट्टी का आयतन πr²h। तो L हमें दिया है 22, B दिया है 14, H हमें कैलकुलेट करना है और पाई की वैल्यू हमने 22/7 ले ली, R की वैल्यू 7/2 ले ली और H ले लिया हमने 20। तो यहां से हमने H को कैलकुलेट करना है। तो H को कैलकुलेट करने के लिए इस 22 गुणा 14 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भाग हो जाएगा। तो H आ जाएगा आपके पास 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 20 गुणा 1/22 गुणा 14। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 7 से 7 कट जाएगा और यहां पर जो 22 दिया है 22 से 22 कट जाएगा, 7 एकम 7 होते हैं, 7 दूने 14 हो जाएंगे और 2 से 20 कट जाएगा, 2 धाए 20, और वैसे ही 1 2 ये वाला जो है इससे कट के रह जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो आपके पास बच गया 5/2 और 5/2 2.5 के बराबर होता है। इसका मतलब इसकी ऊंचाई आएगी 2.5 मीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न भी इसी तरह का प्रश्न है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं, 3 मीटर व्यास है कुएं का और 14 मीटर उसकी गहराई है, उस तक खोदा जाता है। उससे जो मिट्टी निकली है उसको कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए, इस तरह की वलय रिंग जैसी बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस बांध की ऊंचाई हमने क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो कुएं की त्रिज्या
वो हमें दी है, हमें व्यास दिया है तो व्यास से त्रिज्या निकाल लेंगे। व्यास 3 मीटर है तो त्रिज्या 3/2 मीटर। कुएं की गहराई, इसको हम छोटा h ले लेते हैं, वो दी है 14 मीटर। और यहाँ जो बांध है वो एक तरह के खोखले बेलन के रूप में है। किस तरह का बेलन है ये? खोखला बेलन है। और इस खोखले बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे हम? देखिए, अगर आप बड़े, इसमें देख सकते हैं आप, इसमें दो बेलन है एक तरह से। एक बड़ा बेलन है, ये बाहर वाला बेलन बड़ा बेलन है, और एक अंदर बेलन है, छोटा वाला बेलन। अगर आप बड़े बेलन से छोटे बेलन का आयतन माइनस कर देते हैं तो आपके पास ये जो रिंग है एक तरह का, उसका आयतन निकल जाएगा। तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे हम? समझ गए आप कि बड़े बेलन में से ये जो बाहर वाला बेलन है, एक सोचो ये बहुत बड़ा बेलन है, इसमें से अंदर वाला बेलन हम माइनस करेंगे तो ये जो आपके पास एक तरह से वृत्ताकार वलय जो बन रहा है, रिंग बन रहा है, इसका आयतन हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जिसकी आंतरिक त्रिज्या, इस बेलन की जो आंतरिक त्रिज्या है, अंदर वाली त्रिज्या है, वो कितनी है इसकी? वो है इस नीचे वाले बेलन मतलब कुएं के बराबर। तो आंतरिक त्रिज्या है इसकी 3/2 मीटर। वैसे इसकी बाह्य त्रिज्या जो है, जिसको हम कैपिटल R ले लेते हैं, वो है आपकी, वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहां तक 3/2 है, ये यहां से यहां तक 3/2 है, उसके बाहर 4 मीटर और है, तो ये आ जाएगा 3/2 जमा 4। और यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 को आप यहां पर गुणा कर लीजिए तो 2 चौके हो जाएंगे 8, 8 और 3 11, तो ये आ जाएगा 11/2 मीटर। तो बाह्य त्रिज्या है इसकी 11/2 मीटर। और माना बांध की जो ऊंचाई है वो ले लेते हैं हम h मीटर। तो बांध की ऊंचाई ले ली हमने h मीटर। तो प्रश्नानुसार क्या है? जो मिट्टी का आयतन है वही इस रिंग का आयतन है। तो कुएं की मिट्टी का आयतन बराबर है बांध की मिट्टी का आयतन। अब कुएं की मिट्टी का आयतन πr² होगा, और r उसमें कौन सा लेंगे हम? r लेंगे छोटा r। तो πr² बराबर है बांध की मिट्टी का आयतन कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, जो बड़ा बेलन है, बाहर वाला बेलन है, उसमें से अंदर वाला बेलन माइनस करना है। तो बाह्य बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन, वो आपका रिंग का आयतन निकल जाएगा। तो हम पुट कर देंगे इसमें बाह्य बेलन का आयतन जो होगा वो कितना होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या बड़ी वाली त्रिज्या है, तो पाई बड़ा वाला r² माइनस पाई छोटा r²h। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये πr² है, क्योंकि हमने h कैलकुलेट करना है, इसीलिए हमें πr² को लेफ्ट हैंड साइड में रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास समीकरण बन गया πr² इज इक्वल टू πr² माइनस पाई स्मॉल r²h। तो अब πr² कितना आ जाएगा? यहां पर πh आपने कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा r² माइनस स्मॉल r²। और अब इसको उल्टा पुल्टा कर दिया, क्योंकि h हमें कैलकुलेट करना है तो h को हमें दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। इस समीकरण को हमने इसलिए उल्टा पुल्टा कर दिया ताकि हम h आसानी से कैलकुलेट कर सकें। और नेक्स्ट स्टेप में h हम कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास πr²h। और यहाँ पर जो भी टर्म्स हैं जैसे h और r² माइनस r², ये सारी की सारी उस तरफ जाके भाग हो जाएगी। तो इस तरफ जाके ये भाग हो गई। अब पाई से पाई कट गया, तो ये पाई वैसे आप ऊपर भी काट सकते थे, यहां भी काट सकते थे, पाई से पाई, तब भी एक ही बात है। तो पाई से पाई कट जाएगा और आपके पास जो समीकरण बन गया वो बन गया h बराबर है r²h डिवाइडेड बाई h इंटू r² माइनस स्मॉल r²। अब आपको क्या करना है? इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो जैसा आप देख सकते हैं, छोटा r जो है वो तो 3/2 है हमारे पास, तो 3/2 गुणा 3/2, h आपके पास 14 है स्मॉल h, और बड़ा h क्योंकि आपने कैलकुलेट करना है। उसके बाद h की वैल्यू, उसके बाद आपके पास यहाँ पर h नहीं आएगा, ये जो पिछला स्टेप है यहाँ पर बेसिकली h नहीं आएगा, r²h अपॉन r² माइनस r² आएगा, h नहीं आएगा इसमें।
किसी भी स्टेप में, क्योंकि h हमारा दूसरी तरफ ही रहेगा। तो ये आपके पास समीकरण बन गया h बराबर है आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस r की वैल्यू आपने यहां पर पुट कर दी। तो r कितना है हमारे पास 11/2 है, क्योंकि बड़ी त्रिज्या हमारे पास 11/2 है। छोटी त्रिज्या 3/2 में हमने 4 जोड़ दिया था तो 11/2 आया था। तो 11/2 गुणा 11/2 माइनस स्मॉल r कितना है हमारे पास 3/2, तो 3/2 गुणा 3/2 आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब 3 होते हैं 9 और 14 को 9 से गुणा किया तो आ जाएगा 126, तो ऊपर रह गया 126/4। यहां पर नीचे 11 गुणा 11 होते हैं 121, तो 121/4 माइनस 3 होते हैं 9, तो 9/4। इसको हम आगे दोबारा से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 126/4। अब यहां पर इन दोनों के हर एक जैसे हैं, तो 121 में से 9 आप माइनस कर दोगे, तो 121 में से 9 माइनस किए तो रह गया 112/4। अब यहां पर 4 से 4 बेसिकली कट जाएगा, क्योंकि ये भी बटे में है 4 और ये भी बटे में है 4, तो ये 4 दोनों आपस में कट जाएंगे। या तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 126/4 भाग को गुणा में बदल के और उल्टा करके इसको लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 126/4 गुणा 4/112। तो आप देख सकते हैं कि 4 से 4 कट जाएगा और आपके पास बच जाएगा 126/112। तो 126/112, जैसे इसको जब हम सॉल्व करेंगे 126/112 को, तो आप देख सकते हैं कि ये कट जाएगा आपस में और कट के बेसिकली ये कितना रह जाएगा, 14 से कट जाएगा। 14 से ये दोनों कट जाएंगे, 14 9 होते हैं 126 और 14 8 होते हैं 112, तो ये कट के रह जाएगा 9/8। और 9/8 को जब आप सॉल्व करेंगे भाग करके आ जाएगा 9/8 का 1.125 मीटर। तो अतः इस बांध की जो ऊंचाई है वो है 1.125 मीटर। वैसे ही अतः हम बांध की ऊंचाई जो है वो कितनी आ गई, 1.125 मीटर। वैसे ही इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और ये प्रश्न है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। तो ये बर्तन है, ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। 12 सेंटीमीटर इसका व्यास है और 15 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। तो आइसक्रीम कोन्स हैं ऐसे, जिनकी जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है और उनका जो व्यास है वो 6 सेंटीमीटर है, उसमें इनको भरा जाना है। उस पूरे आइसक्रीम, ये पूरा आइसक्रीम का डब्बा है और इस आइसक्रीम कोन इसके उसमें भरा जाना है, क्योंकि किसी न किसी ने खानी होगी वो। तो जिनका ऊपरी सिरा अर्ध गोलाकार होगा। तो ये तो कोन है, मतलब शंकु है। शंकु का जो ऊपर वाला सिरा है वो कैसा है, वो अर्ध गोलाकार है। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो कितने शंकु है जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, बेसिकली पहले तो शंकु का आयतन निकालना है, शंकु और गोले का, इन दोनों का आयतन निकालना है। या ये जो बेसिकली जो आइसक्रीम है पूरी, इस पूरी आइसक्रीम का हमने आयतन निकालना है। और यहां पर जो आयतन नीचे आपके पास बेलनाकार बर्तन है, इसका आयतन निकालना है। दोनों के आयतन को हम बराबर कर देंगे और हम संख्या ले लेंगे आइसक्रीमों की संख्या n। तो n गुणा आइसक्रीम का आयतन किसके बराबर होगा, इस बर्तन के आयतन के बराबर होगा और n हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेलन की त्रिज्या वो है व्यास का आधा, मतलब 12/2 6 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई वो दी है 15 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, छोटी ऊंचाई h, वो है 12 सेंटीमीटर और शंकु की जो त्रिज्या है वो छोटा r, और वही अर्धगोले की भी त्रिज्या है, वो है 6/2 बराबर है 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, शंकुओं की संख्या ले लेंगे। माना शंकुओं की संख्या है n और इसलिए जो बेलन का आयतन होगा वो n गुणा शंकु का आयतन होगा। तो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होगा। तो पाई बड़ा R और बड़ा ही h लेंगे हम।
तो बेलन का आयतन होगा n गुणा शंकु का आयतन जमा अर्धगोले का आयतन, क्योंकि आइसक्रीम सिर्फ अकेले शंकु से नहीं बनी है, उसके साथ अर्धगोला भी है। तो बेलन का आयतन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और यहां पर n गुणा शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जमा अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब हमने वैसे ही इसको आगे सॉल्व करना है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया इसमें, क्योंकि यहां भी 1/3 पाई आर स्क्वायर है, यहां पर भी 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो अंदर बच जाएगा h जमा 2r। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो n गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर h जमा 2r, ये किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर h। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हम बेसिकली n को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसीलिए हमें n चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसीलिए हमने इस समीकरण को उल्टा पुल्टा किया ताकि हम n आसानी से कैलकुलेट कर सके। और आगे ये हमारे पास समीकरण ये बना था n गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर गुणा h जमा 2r बराबर है पाई आर स्क्वायर h। अब आगे ये जितनी भी यहाँ पर रकम है इसको हमें दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, तभी हम n को कैलकुलेट कर पाएंगे। और इससे पहले यहाँ पर पाई से पाई, जैसे मैंने आपको बताया था, पाई से पाई आप डायरेक्टली काट सकते हो, क्योंकि ये सारे आपस में गुणा हो रहे हैं, इसलिए पाई से पाई कट जाएगा। तो आपके पास समीकरण बच गया n गुणा 1/3 आर स्क्वायर गुणा h जमा 2r बराबर है आर स्क्वायर h। और नेक्स्ट स्टेप में यहां पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो n गुणा 1/3, r कितना आपके पास 3, तो 3 का स्क्वायर ब्रैकेट में h कितना है, छोटा h आपके पास 12 जमा 2 गुणा r कितना है 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 का वर्ग गुणा 15, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां 3 दूने कितने हो गए 6 और 12 कितने हो गए 18, ये तो हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आपके पास ये तो हमने वैल्यूज पुट किए, अभी r का वर्ग जो है, r हमारे पास 6 है तो r का वर्ग ले लिया 6 का वर्ग गुणा h कितना है हमारे पास 15। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं ऊपर वैल्यूज पुट करने के बाद। अब आप देख सकते हैं 3 दूने 6, 12 और 6 हो जाएंगे 18, और यहां पर 6 छिके 36 हो जाएंगे गुणा 15, तो हमारे पास आ जाएगा n गुणा 1/3 गुणा 3 का वर्ग 9, और ये मैंने बताया था आपको 18 आ गया, और इस तरफ आ गया 36 गुणा 15। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पर 3 से 9 को काट देंगे, 3 3 9, 18 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 54, तो n गुणा 54 बराबर है 36 गुणा 15। अब n कैलकुलेट करने के लिए 54 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो n आ जाएगा 36 गुणा 15 बटा 54। आप देख सकते हैं 9 से 54 भी कट जाएगा, 9 छिके 54, और 9 से 36 भी कट जाएगा, 9 चौके 36। अब आप 2 से काट सकते हैं 4 को, 2 दूने 4, 2 3 6। अब 3 से आप 15 को काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और आपके पास सिर्फ बच गया 5 गुणा 2, जो किसके बराबर होता है 10 के बराबर होता है। अतः जो आइसक्रीम्स, कितनी आइसक्रीम्स इस बर्तन से भरी जा सकती है, वो है 10 आइसक्रीम्स। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अतः शंकुओं की संख्या जो है, शंकुओं की संख्या नहीं बोलेंगे हम, वैसे यहां आइसक्रीम की संख्या बोलेंगे हम, क्योंकि शंकु में ऊपर अर्धगोला नहीं आएगा, तो अतः आइसक्रीमों की संख्या, यहां पर शंकुओं की संख्या के बजाय हम क्या लिखेंगे, अतः आइसक्रीम्स की संख्या, शंकुओं की संख्या के बजाय हम लिखेंगे आइसक्रीम्स की संख्या। आइसक्रीम्स की संख्या किसके बराबर आएगी, आइसक्रीम्स की संख्या आएगी हमारे पास 10 के बराबर। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि 10 आइसक्रीमें इस बर्तन से भरी जा सकती है। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।